बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन कैसे हैं आप? नाजरीन आज मैं आपको डस्का में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त हमारे साथ हैं, तो हम सब इनसे पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस के ऊपर मालूमात हासिल करेंगे। देसी गोल्डन मिस्री पोल्ट्री फार्म में आप कैसे मुनाफा हासिल कर सकते हैं, किन बातों से आपको बचना चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उनका क्या इलाज होता है, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो आप अपने सवालात कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे डस्का में एक गोल्डन मिस्री फार्म पे। तो अभी गोल्डन मिस्री फार्म के बारे में सारी मालूमात लेंगे कि ये कितनी देर में तैयार हो जाती है, कितने ये अंडे देती है और कितना इससे प्रॉफिट हो सकता है, ये सारे सवालात हम करेंगे। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जो भी हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जब भी हम वीडियोस, क्योंकि हम ज़्यादातर मालूमाती वीडियो ही लेके आते हैं मुख्तलिफ फार्म से, तो जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है इशफाक भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा, पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। जी मोहम्मद इत्तफाक। मोहम्मद इत्तफाक भाई। इत्तफाक भाई, ये किस जगह पे फार्म है? अगर कोई यहाँ पे विजिट करना चाहे तो किस तरह एड्रेस पूछ सकते हैं? ये पसरूर रोड, भट्टी कॉलोनी, 7 ज़िबा खाना है। डस्का में? डस्का में पसरूर रोड पे है। और फार्म का नाम भी बता दीजिएगा। मिनहास पोल्ट्री फार्म। मिनहास पोल्ट्री फार्म। अच्छा इत्तफाक भाई, ये बताइएगा कि कब से आप ये फार्मिंग कर रहे हैं? ये तकरीबन हमें तो काफ़ी अरसा हो गया है, लिमिट में नहीं है कि कितना अरसा हो गया। ये हमारे बुजुर्ग करते थे और उनके बाद हम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आपने सिर्फ एक शेड नहीं, मुख्तलिफ शेड्स बनाए हुए हैं। तो ये शुरू से ही सारे इकट्ठे बना लिए थे या एक बना के उससे आगे? नहीं, ये पहले एक बनाया था, फिर कुछ अरसे बाद फिर दूसरा बनाया था, फिर तीसरा, इस तरह ये सारे बने हुए। सही। अभी बताइएगा कि आपके पास ये कितने टोटल शेड हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई अगर बता सकते हैं तो वो भी बता। तकरीबन ये हमारे पास 7-8 शेड हैं। अच्छा, सब इसी साइज़ के हैं? नहीं, छोटे बड़े हैं। सही। तो इसका साइज़ क्या है ये जिस फार्म में अभी हम मौजूद हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 70-80 फुट होगा लंबा और तकरीबन 20-25 फुट होगा चौड़ा। सही। अच्छा, अभी हम आते हैं चूज़े की तरफ कि आपने ये कब से डाला हुआ है चूज़ा और अभी ये कितने मंथ का हो गया? ये तकरीबन 3 माह, 3.5 माह या 4 माह का हो गया। सही। तो ये चूज़ा जब डालते हैं कितना चूज़ा इस फार्म में आपने डाला है? ये इस फार्म में तकरीबन 2500 तक आता है। 2500 तक आपने इस शेड में रखा हुआ है, बाकी मुख्तलिफ शेड्स में। तो टोटल आपने सारे शेड्स में मिला के कितना चूज़ा डाला हुआ है? ये टोटल हमने जो डाला हुआ 18,000 है। 18,000 चूज़ा आपने टोटल डाला है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसी 2500 के हवाले से कि जिसमें हम मौजूद हैं, जिस शेड में, यहाँ पे 2500 चूज़ा है, तो लिहाजा इस बारे में हम जानेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि 2500 चूज़े का अगर कोई फार्म बनाना चाहता है तो 2500 चूज़ा उसे कितने में मिल जाएगा? कितने में मिल जाएगा जी, यानी कितने का चूज़ा मिलता है? चूज़ा जो है वो तकरीबन मार्केट के लिहाज से 22 या 23 रुपये का होगा। सही। और किस मौसम में ये चूज़ा डालना चाहिए? ये तकरीबन फरवरी मार्च में डालेंगे ना तो तकरीबन ये सर्दियों के स्टार्ट में अंडा देना शुरू कर देगी। फरवरी मार्च में चूज़ा डालना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब चूज़ा डालना है तो उस वक्त कुछ वैक्सीनेशन उसकी होती हैं, तो बता दीजिएगा कि पहली वैक्सीनेशन कितने अरसे के बाद होती है? ये सबसे पहले तो इनको जब 1 दिन का आना है ना, जो हैचरी में इंजेक्शन लगना है उसका तो नहीं पता, वैसे जो इधर आते ही लगता है ना, वो इसमें सबसे पहले इसको कतरा आँख में डालते हैं। सही। उसका क्या फ़ायदा होता है कतरा डालने का? वो भी वैक्सीनेशन ही होती है, तकरीबन इंजेक्शन ही होता है। वो चूज़ा छोटा होता है और वो लगाने की वजह आँख में कतरा डाल देते हैं। यानी वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता तकलीफ, तो इसलिए वो लगाने में भी मुश्किल होता है ना। लगाने में मुश्किल होता है। सही। उसके बाद दूसरी जो वैक्सीनेशन होती है, इसमें टोटल कितनी मरतबा वैक्सीनेशन करते हैं? तकरीबन अगर ये जानवर तंदुरुस्त रहे ना तो तकरीबन 3 इंजेक्शन लगते हैं इसको। सही। एक जब ये मुर्गी अंडे पे आती है तब लगता है, और एक इसको तकरीबन H9 लगता है तकरीबन 2 माह या 2.5 माह के बाद। तो जो रानी खेत के हवाले से कुछ लगाते हैं इंजेक्शन, वो कब लगते हैं? रानी खेत का जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है ना, वो हमारे इधर मुल्क में रानी खेत नहीं आती। अच्छा। ये सिर्फ हवा आती है। अच्छा। कि रानी खेत आई है, वैसे हमारे मुल्क में रानी खेत नहीं आती। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया।
अच्छा ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में और कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं इन चीज़ों को? ज़्यादातर ये गोल्डन वगैरह को तो टाइफाइड आता है और यहाँ चिचक वगैरह बीमारी होती है, ये देखें ना, ये इस तरह तकरीबन। सही, यानी ये इसकी कलगी, हाँ, कगली के ऊपर जो निशान होते हैं ये तकरीबन ये पड़ जाते हैं। अच्छा, टाइफाइड जो होता है उसका हल क्या करते हैं आप? टाइफाइड तो वैसे तो इंजेक्शन ही लगता है इसको, वो भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक। सही। और ये दूसरी जो बीमारी बता रहे हैं कलगी के ऊपर जो निशानात पड़ जाते हैं, चीचक। अच्छा, चीचक। हाँ। तो इसका हल क्या होता है? इनका मेडिसिन वगैरह होती है। अच्छा, जब चूजा तकरीबन 40 दिन का हो जाता है, पता चला कि वो एक दूसरे को काटने लग जाते हैं, हाँ जी, उसका क्या हल होता है? ये उस टाइम तो नहीं इतना काटते, ये ज्यादा काटते हैं जब ये तकरीबन 1 माह 1.5 माह या 2 माह के तकरीबन होते हैं ना, तब अगर इनकी ये चूंज वगैरह ना सेकें या काटें तो ये तब ज्यादा काटते हैं। और उस टाइम हम इनकी एक बार ये चूंज जो है ये काट देते हैं। किस तरह काटते हैं? ये मशीन के साथ, मशीन होती है वो गर्म, ब्लेड होता है वो गर्म होता है, उसके साथ वो चूंज लगाते हैं तो सर जाती है। यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ आपको कि ये चूजों को एक बीमारी आती है, जब ये 30-35 दिन के होते हैं तो ये एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। और तरीकाकार ये होता है कि जब उसका एक को इन्होंने खा लिया, उसके कुछ खून के छींटे दूसरे पे पड़ गए तो उसको खाना ये शुरू कर देते हैं। यूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी चूजे हलाक हो जाते हैं। लिहाजा इनकी आपने केयर करनी होगी कि जब ये इस एज को पहुंचे तो इनकी चूंचे काटनी होगी। चूंचे काटने का तरीका भाई ने बता दिया है कि कोई भी जैसे सिलेंडर होता है वो गर्म करके उसके ऊपर कोई तवा वगैरह रख दिया, स्टील का डोल लें, उसको गर्म करें तो उसके साथ भी हो जाता है। स्टील का डोल रख सकते हैं या कोई और प्लेट रख के उसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी चूंच को रगड़ेंगे, जिससे वो चूंच जो है वो आगे से थोड़ी सी कट जाएगी, फिर ये इस तरह एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि हमारे एक रिलेटिव ने भी फॉर्म बनाया था, तो उसमें हुआ ये कि 7 ही बोर हुआ एकदम जब पीटर चला तो वो चूजे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से काफी सारे चूजे हलाक हुए। तो लिहाजा इन चीजों का आपने ख्याल करना है। मजीद इस हवाले से कोई एहतियात हो तो आप बता दें। हाँ, नहीं, ये शोर जब होता है ना इनके पास तो ये डर जाते हैं, डर के ये सारे हेड ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो जो नीचे आ जाते हैं उनका मरने का खतरा होता है। लिहाजा कोशिश करें कि इनके सामने कोई शोर वगैरह ना किया जाए। अच्छा, कुछ बीमारियों का हमने तज़किरा कर लिया, इसके अलावा आपके ज़हन में और कोई बीमारी है इनके? नहीं। अभी हम बात करते हैं इस हवाले से कि इनको शुरू से लेकर आखिर तक कितना खर्चा आ जाता है। जैसा कि भाई ने बताया कि 22 रुपए का चूजा तकरीबन मिल जाता है। उसके अलावा ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन का टोटल तैयार होने तक कितना खर्चा आ जाता है? ये तकरीबन 8-10 हज़ार मुर्गी हो ना तो तकरीबन इसका 28-29 तैयार होने तक इसका 30 तक खर्चा, 30 लाख तक खर्चा आ जाता है इसका। 30 लाख रुपए तक खर्चा आ जाना है तैयार फीड डालकर। हाँ। तो जी फ्रेंड्स, ये ज़्यादा टाइम तो नहीं कि ज़्यादा तफसील से हम बात कर सकें इसमें कि एक एक चूज़े को कितना फीड पड़ेगी। तो इसमें मुतलकन भाई ने बता दिया कि तकरीबन अगर 10,000 चूज़ा तैयार किया जाता है तो उस पर तकरीबन 30 लाख रुपए तक खर्चा आपका आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने अरसे में ये चूज़ा तैयार हो जाता है। ये तकरीबन 6 माह में तैयार हो जाता है, अंडे देने के काबिल, अंडे देने के काबिल। फिर ये कितना अरसा अंडे देता रहता है? ये 6 माह अंडा देता है। 6 माह अंडा देता है, यानी टोटल 12 से या 14 माह इतना इसकी एज होती है जो आपके फार्म में रहता है। उसके बाद आप इसे सेल कर देते हैं। तो ये बताइएगा कि आप कहाँ पे इसे सेल करते हैं? ये ज्यादातर यहाँ तो पेशावर में चली जाती है। तो यहाँ इधर ये आपने देखा ही होगा कि साइकिलों पे ये पिंजरा वगैरह लेके घूमते हैं। ये यहाँ वो ले जाती हैं तो यहाँ पठान ले जाते हैं पेशावर। वो पठान ले जाके इसे उधर वो जाके यहाँ इसको खा लेते हैं। तो यहाँ इसको जैसे इधर लोग फेरी करते हैं और मोहल्लों में घूमते हैं और बेचते हैं, इस तरह वो भी उधर इस तरह करते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि जैसे ही ये शुरू वाले अंडे होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, यानी उनसे बच्चा निकलना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये बूढ़ी हो जाती हैं, जैसे 12-14 के माह के बाद, वो जो अंडे हासिल होते हैं उनको ये फर्टाइल तौर पर यानी अंडों से बच्चे निकालने के लिए भी वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जब अंडों से बच्चे निकालने के लिए आप मुर्गी पालते हैं तो उस वक्त कितनी मुर्गी के साथ कितने मुर्गे रखते हैं? वैसे तो आम रूटीन में देखा गया कि जब अंडों के लिए, खाली अंडों के लिए मुर्गी पालनी है तो उसके साथ मुर्गे वो कम रखते हैं। मुर्गा ना भी ना हो तो ये अंडा देती है, लेकिन अगर अंडे से बच्चा निकलना है तो उसके लिए लाजमन मुर्गा होना चाहिए। ये 10 मुर्गियों के मगर एक मुर्गा होता है। सही। 10 मुर्गियां और उनके साथ एक मुर्गा। सही। तो 8 मुर्गियां भी किसी ने रखी होती हैं तो उनके साथ भी एक मुर्गा रख लेते हैं, तो फिर भी वो फर्टाइल, वो भी चल जाता है। अच्छा भाई, मुझे यहाँ पे ये बता दीजिएगा कि अंडे के लिए कौन सी मुर्गी पालना ज़्यादा बेटर है, ये गोल्डन मिस्री या कि दूसरी जो
वैसे अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो ये गोल्डन ज़्यादा मज़ा देती है। अच्छा। लेकिन गोल्डन जो ये वाला माल है गोल्डन है, ये असल में बाहर से नया नहीं आ रहा। अच्छा। ये पुराना ही चल रहा है। सही। तो जो वाइट लेयर है वो जो है वो हर साल तकरीबन जिसने भी लेनी होती है वो न्यू आती है बाहर से। बाहर से आती है मतलब अंडे बाहर से इंपोर्ट नहीं, बच्चा आता है बाहर से। बाहर वो वाइट का जब भी आता है ना बच्चा बाहर से आता है, और ये जो गोल्डन है इसका यहीं पे निकलता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये अब उस लेवल की नहीं रही जैसे जैसे ये पहले प्रॉफिट देती थी वैसे नहीं। लेकिन ये है कि जो गोल्डन मिस्री चूज़ों का काम करती है ना उनके लिए तो यही है ना कि वो यही गोल्डन मिस्री ही डालेंगे। सही। और जो जिन्होंने अंडों का काम करना होता है वो ज़्यादातर लेयर वाइट लेयर डालें, वो बेहतर रहेगी। अच्छा, अब आखिर पे हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट के हवाले से कि जैसे आपने बताया कि 10,000 मुर्गी पे तकरीबन 30 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। इतना खर्चा तो किसी ने कर लिया, लेकिन अब उसको प्रॉफिट कितना आ सकता है इससे तकरीबन? या आपने बताया कि एक मरतबा आपको नुकसान भी हुआ, तो कितना हुआ, उसकी वजह क्या थी? ये बीमारी की सूरत में आता है, नुकसान बीमारी की सूरत में आता है। ये जानवर अगर ये बीमारी ना आए इनको तो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा भाई, इसमें ये बताइएगा कि अगर किसी ने इतना खर्चा कर लिया, 30 लाख रुपया उसने तकरीबन आपने बताया 10,000 मुर्गियों पे उसका खर्चा आ गया, अब उसको इसमें से प्रॉफिट कितना आ सकता है? प्रॉफिट इसमें तकरीबन 20-25% आ सकता है उसको। सही। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल क्लियर करने की कोशिश की, हो सकता है कुछ क्वेश्चन रह गए हों, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात हो तो हम वो सवाल भी क्लियर कर सकें। तो अभी यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।